Natural vegetation. When we think of forest, a picture occurs in our mind of a dark place having many trees and full of wild animals. बात हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन में हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ फॉरेस्ट आता है और फॉरेस्ट के बारे में हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क रेस्ट हो, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह अवेलेबल हो, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स अवेलेबल हो। लेकिन अगर रियल वे में देखा जाए तो फॉरेस्ट हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन का मेन प्लेस माना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब वो होता है कि जहाँ पर प्लांट वगैरह अपने आप ग्रो करते हैं, उनको कोई ग्रो अपने से प्लांटेशन नहीं करता, प्लांट वहाँ पर नेचुरली अपने आप डेवलप होते हैं। फॉरेस्ट का ह्यूमन लाइफ में या हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉरेस्ट हमारे लिए कई मायनों में इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट से हमको बहुत सारे मेडिसिन इक्विपमेंट मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमको यूजेबल वुड्स मिलते हैं, फॉरेस्ट से हम लोगों को रबर, रेजिन, ये सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, हर्ब्स, ग्रासेस, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से भी मिलती हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं टिम्बर का, ठीक है, टिम्बर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता है फॉरेस्ट का क्योंकि इसके वजह से जो भी वुड मिलता है, टिम्बर के वुड से घर बनाए जाते हैं, बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पेपर को बनाने के लिए एक फॉरेस्ट मटेरियल का यूज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वुड पल्प से पेपर मैन्युफैक्चर होता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होते हैं जिसके रूट्स सॉइल में काफ़ी अंदर तक फैले हुए रहते हैं, जिनका काम होता है सॉइल को मजबूती से पकड़ कर रखना, जो कि फ्लड यानी बाढ़ वगैरह जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए एक तरफ तो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होते हैं, ट्री करते क्या है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम लोग ब्रीदिंग वगैरह आसानी से कर पाते हैं। फॉरेस्ट से हम लोगों को फ्रेश एंड कूल एयर सप्लाई होती है। फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के लिए एक होम की तरह है। फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को शेल्टर, घर प्रोवाइड करता है। नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू उनके रहने खाने का भी इंतज़ाम फॉरेस्ट अपने आप कर देता है और फॉरेस्ट की वजह से ही बारिश होती है जिससे हमारे अर्थ पे वाटर का क्वांटिटी हमेशा मेंटेन रहता है। अब बात फॉरेस्ट की हो गई तो हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं। हमारे इंडिया में बेसिकली 5 टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम में ही सुनने में आ रहा है एवरग्रीन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हो और सालों भर वो पेड़ हरे भरे रहे, उनका लीफ फॉल नहीं करता हो, ठीक है। जैसा कि नेम से ही बताया गया है कि ऐसे फॉरेस्ट जो सालों भर ग्रीन रहते हैं उन्हें हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ऐसे फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं अपने पत्ते कभी भी खोते नहीं हैं, उनका लीफ सेट नहीं करता, फॉल नहीं करता, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ के पेड़ और एटमॉस्फेयर ग्रीन रहता है, ठीक है। यहाँ पे हॉट और वेट दोनों तरीके का कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा घने, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। अगर हम बात अपने इंडिया की करेंगे तो वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं काफ़ी ऊंचे और काफ़ी बड़े होते हैं जो कि कैनोपी के शेप में होते हैं और इन फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज़ वगैरह अवेलेबल हैं उनसे जो वुड मिलता है वो वुड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उनमें उनसे हम लोग बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं बनाए जाते हैं। बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट में इबोनी, महोगनी, रोज़वुड, ये सारे मेन टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं जो अवेलेबल होते हैं। दूसरे ट्री का नाम है डिसीडियस फॉरेस्ट। दिस ट्री इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन द समर सीजन। ऐसा फॉरेस्ट जिसमें गर्मी के मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग डिसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली साल, शीशम और टिक, ये सारे ट्री अवेलेबल होते हैं। इन सारे ट्री के जो वुड होते हैं उनसे हम लोग टेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इंडिया में हिमालयन रीजन में ज़्यादातर हम लोगों को डेसिडियस फॉरेस्ट और साउदर्न प्लेट्यू में डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्री इन दिस थॉर्नी फॉरेस्ट हैव थॉर्न एज लॉन्ग एज द रूट। अब ये सारे जो ट्री होते हैं इनका रूट ज़मीन में काफ़ी नीचे की तरफ फैला होता है और ये फॉरेस्ट काफ़ी लंबे समय तक बिना वाटर के भी सर्वाइव
कर पाते हैं। अब बिना वाटर के सर्वाइव करने का मतलब है कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो डिज़र्ट एरिया में इस तरह के ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या जहाँ पर वाटर का क्वांटिटी कम अवेलेबल होता है। इंडिया में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे एरिया में थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये डिज़र्ट जोन से रिलेटेड फॉरेस्ट है, इसलिए इनमें कैक्टस, कीकर, बबूल ये सारे ट्री मेनली यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो कि हाई एल्टीट्यूड पर माउंटेन एरिया में, जैसे हिमालयन एरिया में जो फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉरेस्ट का ऊपरी हिस्सा कोन के शेप का होता है, कुछ ऐसा, समझे? हाँ, जिसके वजह से क्या होता है ना कि अब जैसे हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ पर स्नोफॉल होते रहता है, तो स्नो क्या होता है जाके ट्रीज़ वगैरह में स्टिक करता है, चिपकता है, लेकिन कॉनी शेप होने के कारण वो ज़्यादा देर के लिए ट्री पर नहीं रहता, धीरे से स्लाइड करके वो आकर नीचे गिर जाता है और पेड़ वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में बेसिकली चीर, देवदार, फर, स्पर्स ये मेनली ट्री पाए जाते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। अब डेल्टा क्या होती है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिवर एक दूसरे से मीट करते हैं, वहाँ पर जो वाटर सरफेस बनता है उस एरिया को डेल्टा रीजन कहा जाता है। और उसके पास का जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर जो ट्रीज सरफेस देखने को मिलता है वो ट्रीज सरफेस पूरा का पूरा हम लोगों का टाइडल फॉरेस्ट कहलाता है। ऐसे फॉरेस्ट में सुंदरी, मैनग्रोव ये सारे ट्री काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंडिया में गंगा डेल्टा टाइडल फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। और सुंदरबन का नाम सुने हो? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया टाइडल फॉरेस्ट ही कहलाता है। अब ये तो हमको पता चल गया कि इंडिया में बेसिकली इतना ज़्यादा ट्रीज़ का वैरायटी है, फॉरेस्ट का वैरायटी है। और ये भी हम लोगों को पता है कि ट्रीज़ और फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में, ठीक है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा बेमतलब का काटा जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो उस गांव के लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट और ट्री को प्रोटेक्ट करने का एक अनोखा तरीका निकाला। होता क्या था कि जब भी कोई आदमी पेड़ को काटने आता था तो वहाँ के विलेजर्स क्या होते थे, पेड़ को ऐसे पकड़कर चिपक जाते थे पेड़ से, ठीक है, ताकि अब कोई आदमी काटने आएगा तो भाई आदमी को तो नहीं ना काटेगा, उसको बोलेगा कि भाई तुम हटो तब ना पेड़ काटेंगे। वहाँ के लोगों का कहना था कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें मारो उसके बाद पेड़ को काटो। इसी इवेंट को रेवोल्यूशन का नाम दिया गया जिसका नाम था चिपको मूवमेंट, ठीक है। इसको लीड करने वाले जो फेमस पर्सनालिटी थे उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। उनके साथ चांदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ये 3 लोग थे जिन्होंने चिपको मूवमेंट को लीड किया। इसमें मेन मोटिव यह था कि पेड़ों को कटने से बचाना है और अगर एक पेड़ डैमेज होता है तो उसके बदले 10 पेड़ हम लोग लगाएंगे। तब से जाकर हर साल हमारे इंडिया में फॉरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के जो पीरियड होते हैं एक हफ्ते का, उसे हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं।